हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकादमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र जो सब्जेक्ट है यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नांकित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है? यानी कि पहले आपको ये बताना है कि रासायनिक समीकरण क्या है और ये जो यहाँ पे समीकरण दिया है उससे क्या सूचना प्राप्त हो रही है ये आपको बताना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का जो निरूपण होता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं या रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो वहाँ पे प्रश्न में आपको समीकरण दिया है उससे आपको कौन सी सूचना मिल रही है उस रासायनिक समीकरण से। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस समीकरण में आप लोगों को ये बताया गया है कि ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, तो बस यही आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा रासायनिक समीकरण दिया हुआ है जिसको हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न है CaOH2 प्लस HNO3 जो प्रक्रिया करके CaNO3 2 है यहाँ पे और फिर H2O बना रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या मतलब कि अभिक्रिया में कौन से तत्व भाग ले रहे हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये दोनों अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट और जल बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें इन्हें जो है वो संतुलित करना है। तो इधर आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन इधर 2 हो गए और ऑक्सीजन 3 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, 6, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 2 6, ये दो हम अभी जब इसको बैलेंस करेंगे तब लगाएंगे। तो फिलहाल आप पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कौन से तत्व जो हैं वो कितने, उसकी परमाणु संख्या यहाँ पे कितनी दी हुई है। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों 2 हैं। ठीक है, चूँकि दोनों को ब्रैकेट में करके 2 लिखा है यानी दोनों 2 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 1 ही है और N यहाँ पे 1 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गए। तो फिर 3 और 2 इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है हमारा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। तो 3 दूनी 6 इधर है और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन आप देखिए तो नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 3 नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। आ रही बात समझ में? तो अब हमें इन्हें बैलेंस करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है और जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो फिर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन हमारा 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगाते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन साथ में आपका ऑक्सीजन 8 यहाँ पे इस साइड बन जा रहा है। 3 दूनी 6 और 2 8। अगर इसमें हम लोग नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 करने के लिए, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ नाइट्रोजन 1 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर नाइट्रोजन को हम लोग 2 बनाते हैं तो 2 करने में हमारा क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो भी यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। यानी कि यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 था और 2 बढ़ गया तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 4 हो गए। तो इधर भी हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन के साथ 2 जोड़ना होगा, तो इससे हाइड्रोजन भी 4 हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 3 दूनी 6 और 2 8,
यानी कि इधर साइड ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो 2 हमने लगाया, तो इधर भी हमारा ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस हो गया। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 3 दूनी 6 और 2 8, तो टोटल हमारा सब जो है वो समीकरण बैलेंस हो गया। अब आप देखिए कैल्शियम 1 हो गया, यहाँ पे H है जो कि 2 है, 2 था यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, यानी 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, N जो है वो 2 हो गए, तो यहाँ पे भी N जो है वो हमारा 2 हो गया। कैल्शियम ऑलरेडी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो हमारा यहाँ पे 4 हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन 8 था, 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 दूनी 6 और 2 8। तो हमें बस सिंपली यहाँ पे 2 लगाना है, H2O के पहले जो जल बन रहा है उसके पहले, और यहाँ पे जो HNO3 है उसके आगे 2 लगाना है। तो इस समीकरण में हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना था, जिसको बैलेंस करने में हमारा ये सारा अनबैलेंस हुआ, जो फिर उसको हमें बैलेंस करना पड़ा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग कहें तो हमें इसमें नाइट्रोजन बैलेंस करना था, लेकिन नाइट्रोजन को बैलेंस करने में पूरा समीकरण जो है वो अनबैलेंस हो गया, फिर हमें उसको भी यहाँ पे बैलेंस करना पड़ा, यानी कि संतुलित करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो दूसरा हमारा है रासायनिक समीकरण, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और फिर कॉपर बना। तो अब आप इसमें देखिए तो यहाँ एल्यूमिनियम तो हमारा एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ भी एल्यूमिनियम एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे और कॉपर भी एक भी नहीं है, कॉपर यहाँ पे भी एक भी नहीं है। लेकिन क्लोरीन जो है वो हमारा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इसी को हमें बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 कर देंगे। अब इसको समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे तो क्लोरीन हमारा यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जब क्लोरीन 6 हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे इसके आगे 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे भी क्लोरीन हमारा 6 हो गया। लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने में हमारा पूरा समीकरण अनबैलेंस हो गया है, तो इसको अब हमें बैलेंस करना होगा। तो यहाँ जो हमने 3 लगाया, तो यहाँ पे कॉपर जो है वो हमारा 3 हो गया, तो यहाँ कॉपर के आगे भी हम 3 लगा देंगे। ठीक है, तो 3 लिख देंगे, तो यहाँ कॉपर भी 3 हो गया, यहाँ भी कॉपर 3 हो गया, क्लोरीन जो है वो 6 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गया। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन था, तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया। तो अब हमें एल्यूमिनियम के आगे भी इस साइड LHS साइड हमें क्या करना होगा, एल्यूमिनियम को 2 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे, तो अब ये हमारा जो समीकरण है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बच्चे जो हैं वो रासायनिक जो समीकरण होता है उसी को बैलेंस करने में थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इसको नहीं समझ पाते। बस आप जो है उनके परमाणु की जो समीकरण आपको दिया जाए उनमें जो है यौगिक जो तत्व है उसके परमाणु की संख्या देखिए कि अभिक्रिया के पहले उसमें कितनी थी और अभिक्रिया के बाद कितनी। तो पहले आप उस तत्व को, उस यौगिक को बैलेंस कर लीजिए, और फिर देखिए कि उसको बैलेंस करने में कहीं पूरा समीकरण तो अनबैलेंस नहीं हुआ। तो जहाँ जहाँ वो अनबैलेंस आपको दिख रहा है फिर उसको बैलेंस कर दीजिए। सच कहूँ तो मुझे भी ये टॉपिक जो है वो समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था बस, लेकिन फिर मैंने समझ लिया था। तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अगर समझें तो आप लोगों का भी ये जो बैलेंस करने वाला, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 क्लियरली समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये जो तीसरा प्रश्न है हमारा, तो तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। यानी इस प्रश्न में हमसे विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया में डिफरेंस बताने को कहा जा रहा है। तो आइए पहले हम लोग विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसी के यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है Fe प्लस CuSO4। ठीक है, CuSO4 ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CuSO4 प्लस Cu। ठीक है, यहाँ कॉपर जो है उसको आयरन विस्थापित कर रहा है। ठीक है, कॉपर को कौन विस्थापित कर रहा है, कॉपर को आयरन विस्थापित कर रहा है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको वीडियो जो है वो पूरा फ्रेश दिख नहीं रहा हो, इसलिए कि मैंने पेंसिल से लिखा है
और कैमरे की लाइट जो है उसकी वजह से यहाँ पे क्लियर आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा। यस, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा पेंसिल जो है वो डार्क नहीं था, लाइट की वजह से थोड़ा फ्लैश जो है वो चमक रहा था, इसलिए आपको लाइट दिख रहा था। ठीक है, लिखा हुआ जो है वो हल्का लग रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 3 जो है वो, उसमें हमने विस्थापन जो है वो समझ लिया है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं उभय विस्थापन की। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन में क्या रहा है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज करके या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन विस्थापन में हमने क्या देखा, तो विस्थापन में हम लोगों ने देखा कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसी के यौगिक से विस्थापित करता है। ठीक है, लेकिन विस्थापन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो यौगिक होते हैं। सबसे पहले तो इसमें भी आपका यहाँ पे दो तत्व थे। ठीक है, यहाँ पे यौगिक जो है वो अपने आयनों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं यानी कि विनिमय करते हैं, या फिर आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया उभय विस्थापन में होता है। और यहाँ पे आप देखिए कि कैसे कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया को सामान्य समीकरण के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसे कि X और A जो है वो धन आयन है और Y और B जो है वो ऋण आयन है। तो ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक यौगिकों के साथ होती है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाए तो उस पर डालने पर क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है और जो वो क्या बनाता है, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का विलयन डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, और फिर सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, उभय विस्थापन में आपने देखा कि दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है वो समझ में आ गया होगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। इसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या फिर अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जबकि विस्थापन में कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विस्थापन और उभय विस्थापन में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को समझाएं। यानी कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन वो और ऑक्सीजन के लाभ हानि के बारे में भी बताते हुए आपको ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को समझाना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो जब यौगिक से किसी तत्व या फिर यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ये लाभ हो रहा है, और अगर उस यौगिक से यानी किसी यौगिक से या तत्व से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वो हानि हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे है कि किसी तत्व से अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो कार्बन, जैसे कि यहाँ पे एक तत्व है इससे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में अगर हम लोग जलाएं तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है। देखिए ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन, तो इन दोनों का संयोग, कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या कहा है, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का अगर निष्कासन होता है तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकरण में ये बोला कि हाइड्रोजन का निष्कासन होता है किसी यौगिक से। तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, जैसे कि दिया हुआ है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो उससे हमें क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 4HCl + MnO2। ठीक है, ताप है, उसके बाद बन रहा है क्या, MnCl2 + 2H2O + Cl2, और गैस जो है वो निकल रही है। तो इस अभिक्रिया में HCl से H का निष्कासन हो रहा है।
HCl से क्या हो रहा है, निष्कासन, H का निष्कासन यानी कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ और एक हमने देखा जिसमें कि आपका ऑक्सीजन का संयोग हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अवकरण में। तो अवकरण में ये अवकरण जो है ये ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण की ठीक उल्टी होती है। ये वो रासायनिक अभिक्रिया है, यानी अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण में क्या हुआ, वहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा था, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, जबकि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो अवकरण में किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग होगा, तो ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसके फलस्वरूप जल बनता है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा में भी आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या बोला है कि ऑक्सीजन यहाँ पे निष्कासित होता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में अगर संयोग होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का संयोग होते हुए दिखाया जा रहा है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल बनता है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के निष्कासन की बात करें अवकरण में, तो अवकरण में ऑक्सीजन का निष्कासन जब होता है तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड एक है जिसके ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर धातु जो है वो मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं CuO से यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसमें CuO का क्या हो रहा है, अवकरण होता है। तो आई होप आप लोगों को ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रिया जो है साथ में होती है। यहाँ पे आप देखिए, तो पहला है ये जो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अभिक्रिया हुआ है हमारा CuO प्लस H2 और फिर Cu प्लस H2O बन रहा है, तो इसमें यहाँ पे अवकरण हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो गया। आ रही है बात समझ में? ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो है वो दोनों साथ में होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन और अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम के लिए रेडॉक्स अभिक्रिया एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए, लिखा है क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, क्योंकि किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण कहलाता है, अतः क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण होने से कॉपर बनता है और इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड में से निष्कासित करता है, अतः हाइड्रोजन अवकारक है। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। यहाँ पे आप दूसरा देखिए, और एक चीज दिया हुआ है इसमें, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया जिसमें आपका ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन के साथ होने के फलस्वरूप जल बनता है। यहाँ पे जब ऑक्सीजन जो है वो जब संयोग करता है हाइड्रोजन के साथ तो वो जल बन रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग भी दिखा दिया और ऑक्सीजन का निष्कासन भी दिखा दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर के जल में परिवर्तित हो जाता है और इस ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रदान करता है। इस ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जो है वो कौन प्रदान करता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है, इसलिए क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। और अवकारक यहाँ पे कौन है, तो इसमें इस अभिक्रिया में अवकारक हाइड्रोजन है।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रिया है ये दोनों साथ में होती है, ये दोनों साथ साथ होती है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। ये जो यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं आपको बताना है। तो शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है, आपको चैप्टर में ही दिया हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर में भोजन के जो कण है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बंट जाते हैं। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में हो जाते हैं, तो वो अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पे दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4, फिर आपका अभिक्रिया करके क्या बनता है Cu प्लस FeSO4। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तीसरा है CaOH2 प्लस 2HCl और बन रहा है क्या आपका CaCl2 प्लस 2H2O। तो ये आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि हमने अभी अभी देखा है। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया में हमने ये देखा। चौथा है CuO प्लस H2, जो कि अभिक्रिया के बाद Cu प्लस H2O यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपका ऑक्सीकरण और अवकरण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे CuO जो अभी अभी हमने देखा ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है वो निष्कासित हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है यहाँ पे, क्या होता है जब जिंक धातु जो है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तो आइए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 6 का पहला वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जिंक यानी जस्ता के एक टुकड़े को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उस पर कॉपर सल्फेट से डालने पर कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिंक, ठीक है, जस्ता, और ये हो गया कॉपर सल्फेट का विलयन। और जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट से क्या करता है, कॉपर को जिंक जो है वो विस्थापित कर देता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता भी क्यों है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो वो क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। या फिर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के कारण जिंक की सतह पर हल्के लाल रंग के कॉपर की परत जमा हो जाती है और रंगहीन जिंक सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग गायब हो जाता है और इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि आपको यहाँ पे प्रूफ करने को नहीं कहा है। ये आपसे पूछा है कि वहाँ होता क्या है, तो वहाँ पे विस्थापित हो जाता है। तो आप यहीं पे लिख दीजिएगा और लिखिएगा कि विस्थापित क्यों होता है, तो क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 6 का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 का दूसरा जो प्रश्न है वो देखते हैं। दूसरा है आपका कि सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तब क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जब सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि चांदी जो होता है वो कॉपर से कम अभिक्रियाशील होता है, तो जो कॉपर को क्या करता है, विस्थापित नहीं कर सकता है, तो अतः अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका छठा नंबर का जो प्रश्न संख्या 2 था कि सिल्वर जो है अगर उसको हम लोग सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अगर पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तब क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड, ये लेड एसीटेट। तो जब पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के
केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये जो चैप्टर है इसका अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखा है और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो वीडियो है जो मैंने बना करके अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और उससे आप लोगों को अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और उसके नए प्रश्न उत्तर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।